मैं लीबिया में औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। एक रोज एक अरबी आया और कहने लगा कि मेरी बीवी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। फिर उसने मुंह मांगी रकम की ऑफर की। भारी रकम देखकर मैं भी अरबी की बीवी का नाप लेने चल पड़ी। वो औरत सच में बहुत मोटी थी, लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। समझ ना आई कि कैसे एक औरत के। पिछले 5 महीनों से एक अरबी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी बीवी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वो खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खूब से सो भी नहीं पाई थी और ना उस औरत को अपने जहन से निकाल पाई थी। और आदमी हर हफ्ते मुसलसल आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से लीबिया में रह रही थी। लीबिया में रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चलाती थी। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वो अरबी बहुत अमीर आदमी था और यहाँ मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार लोग थे जो कमाल के कपड़े सिलाई करते थे। फिर न जाने क्यों वो अरबी मेरे पीछे पड़ गया, और ऐसा आज से 5 माह पहले शुरू हुआ। मेरे पास काम ज्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 बार ही काम मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ लीबिया में भी मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर शौहर 10 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वो दिन कयामत के थे जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने शौहर को ढूंढती फिरती। शौहर खाना लेने का कहकर गया था, पर दोबारा लौट कर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन शौहर का इंतजार करती रही। न मेरे पास मोबाइल था, न मेरे पास पासपोर्ट। दुख तो इस बात का था कि शौहर कोई गैर नहीं था, बल्कि मेरा अपना कजन था। शौहर ताया का बेटा था। मैं यतीम थी। ताया ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी ताया ने ही की। ताया मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे कर दी। मेरा शौहर शादी से पहले लीबिया में ही रहता था। वो यहाँ पढ़ने के लिए आया था, फिर यहाँ जॉब करने लगा। ताया ने बड़ी मुश्किल से उसे पाकिस्तान बुलाया था। ताया के पास काफी दौलत थी। ताया ने अपने बेटे से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। मैं किसी गांव की गंवार को अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैं छुपकर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं होंगी न ताया अपने बेटे को मजबूर करेगा, पर मेरा और कोई सहारा भी तो नहीं था। मुझे यहीं रहना था और ताया के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरों के सामने खुद को जलील होते देखना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर मैं ताया को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर ताया ने न जाने अपने बेटे को कैसे समझाया कि वो मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई देती थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। उसके सामने होते मेरे दिल करता था कि उसकी नजरों से दूर रहूं, पर मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से एक दिन पहले मैं हिम्मत करके ताया के पास चली ही गई। ताया मुझे देखकर हैरान हुए और पूछने लगे कि सब खैरियत है। तब मैंने ताया से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म न करें, आप मुझे जबरदस्ती उनके साथ मत बांधें। पर ताया ने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज वो हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतजाम किया है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ताया की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली आई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह से दुआ कर सकती थी, और मैं हमेशा एक नेक हमसफर को मांगती थी। अगले दिन निकाह था। मैं दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। निकाह खैर खैरियत से हुआ और मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं शौहर मुझे धुतकार न दे। लेकिन फिर जो हुआ मैं हैरान रह गई। शौहर कमरे में आया और मुझे देखकर साकित हुआ। शायद वो भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल वो मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियां लौट आईं, मैं जैसे जिंदा हो गई। शौहर ने मुझे कबूल कर लिया था। उसकी दी गई मोहब्बत ने मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर फैली आसूदगी ने ताया को मुतमईन कर दिया और सब अच्छा होने लगा। शौहर ने लीबिया वापस जाना था। ताया ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौहर ने मुझे भी साथ ले जाने का कहा। ताया मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे, पर शौहर बाजिद था और कहने लगा मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। और फिर आखिरकार ताया को मानना पड़ा और शादी के 3 माह बाद ही मैं अपने शौहर के साथ लीबिया आ गई। यहाँ शौहर ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि शौहर इतने आम से घर में रह रहा था। यहाँ आकर वो मसरूफ हो गया। वो सुबह जाता और रात को वापस आता।
वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था, जाने क्यों वो मुझे बदला बदला सा लगा था। 10 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे थे। शौहर ने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था, और फिर 10 दिन बाद इतवार के दिन शौहर नाश्ता लेने गया और वापस पलट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई, मैं परेशान घूमती रही, मेरी निगाहें उसके इंतजार में लगी रही, पर वो ना आया। न मुझे किसी शहर का पता था, न गली का। मैं तो पिछले 10 दिनों से बाहर ही नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे, बैग में मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी। मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे पहले वसवसे सताते रहे कि कहीं शौहर के साथ कोई हादसा न हो गया हो, पर जब शौहर का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी मुझे यहाँ परदेश में लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए, यूं अकेले? या अल्लाह! मैं उस दिन चीखें मार कर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो ताया के घर कभी न बहा सकी। मैं जान गई थी कि शौहर अब वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी। घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। ये तो भला हो साथ वाले घर का, जिनके बच्चे का फुटबॉल इस घर के सहन में गिर गया था जहां मैं रहती थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने ना आता। ये लोग बांग्लादेश से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई, उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर ये लोग ना होते। फिर इसी फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा आता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता था। मालिक मकान किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक अरबी मेरी दुकान पर आया। कहने लगा, मेरी बीवी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उमूमन किसी के घर नहीं जाती थी। लोग अपना काम करवाने मेरे पास आते थे, पर उस अरबी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का कहा। मैं सोच में पड़ गई कि अरबी मुझे ज्यादा पैसे क्यों देगा। मैंने अरबी को इंतजार करने का कहा और फौरन अपनी हमसाई के पास गई, जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे अरबी का बताया। वो मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। हमसाई ने कहा, यह अरबी तो पूरे टाउन में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफी बड़ा बिजनेस है, सब इसे अच्छे से जानते हैं। तुम इनकार मत करो, चली जाओ, इसकी बीवी का नाप ही तो लेना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अरबी के साथ उसके घर आ गई। अरबी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वो बहुत अमीर था। पर जैसे ही मैंने अरबी की बीवी को देखा, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अरबी ने कहा था कि उसकी बीवी मोटी है, पर उसकी बीवी तो इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था। उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीख निकल पड़ी। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस गई और उस रात में सो नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी। अरबी खुद अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था। फिर उसने ऐसी बीवी क्यों रखी हुई थी? क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, या फिर उसकी भी मेरे शौहर की तरह कोई मजबूरी थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने जहन से निकालने में, पर फिर इतवार वाले दिन वो अरबी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसका यही कहना था कि आकर मेरी बीवी का नाप ले लो, वो तुमसे अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती है। मैंने अरबी को साफ इनकार कर दिया, पर वो हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि अरबी मेरे पास ही क्यों आता है। अरबी ने कहा, तुम हर हफ्ते मेरी बीवी का एक सूट सिलाई करना और मैं तुम्हें उसके बहुत से पैसे दूंगा। तुम बस मेरी बीवी के ही कपड़े सिलाई करोगी और उससे ही तुम माला माल हो जाओगी। अरबी की बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने अरबी की बात मानने का सोच लिया। यूं भी मेरे पास काम की कमी थी, महीना खत्म होने वाला था, मैंने घर का किराया भी देना था। चुनाचा मैं दिल पर पत्थर रखकर दोबारा अरबी के साथ उसके घर चली गई। उसकी बीवी को देखकर मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। जाने वो ऐसी क्यों थी? उसकी सारी जिल्द जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। इसमें से अजीब सी बू आ रही थी। ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि अरबी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता था। नाप लेने के बाद मैं अरबी के घर से तेजी से पलट आई। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती थी। जैसे सूट अरबी ने सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा हफ्ता लगा। हफ्ते की शाम को अरबी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। अरबी ने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने का कहा और ये भी कहा कि दोबारा आकर नाप ले लो। इस बार मैं खुशी खुशी चली गई क्योंकि अरबी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार अरबी ने मुझे डबल पैसे दिए। अरबी के साथ काम करते मुझे 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफी मुतमईन थी। अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभी शौहर का ख्याल आ जाता
اور گھر تو مجھے ہمیشہ ہی یاد آتا تھا۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتی تھی پر میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہاں میں ڈرتے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ کر نہ لے جائے، اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سارا دن بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں عربی کی بیوی کا ناپ لینے گئی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی ہر سوٹ کے لیے نیا ناپ لینے کا کیوں کہتا ہے، پر اس دن میرے ہوش اڑ گئے جب ناپ لیتے میری نظر عربی کی بیوی کی گردن پر پڑی اور کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں عربی کی بیوی سے پوچھنا چاہتی تھی پر وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی گردن پر کچھ ماس جلا ہوا تھا جبکہ باقی گردن ٹھیک تھی، اور وہ جلا ہوا ماس تھوڑا اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ میری طرف پلٹی اور اس نے ایک چٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی عربی اندر آ گیا۔ پہلے وہ ناپ لیتے وقت جم کر کھڑا ہوتا تھا، پر شاید اب وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگا تھا، اسی لیے کچھ دیر کے لیے واپس چلا گیا تھا۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے میں نے کوئی چوری کی ہو۔ میں ناپ لے کر تیزی سے واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے جب چٹ کھولی تو دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کا نمبر تھا اور عربی کی بیوی نے مجھے کیوں دیا تھا۔ میں کافی دیر سوچ بچار کرتی رہی اور پھر ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے اس سے فون لیا اور وہ نمبر ملا دیا۔ کسی مرد نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے ڈر کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس فون کیا۔ اس بار میں نے اٹھایا تو کوئی اجنبی تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ یہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور جب میں باہر نکلی تو باہر واقعی ہوڈی پہنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ضروری بات کرنی ہے، اندر چلو۔ میں اسے لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک ایجنٹ تھا جو کسی مشن پر تھا اور وہ مشن عربی کے خلاف تھا۔ میں حیران تھی کہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، بلکہ وہ تو مذہب کی تبلیغ بھی کرتا تھا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے، پر اصل بات کچھ اور تھی۔ عربی لڑکیوں کے ذریعے اسمگلنگ کرتا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی بیوی ظاہر کرتا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکیوں کو مصنوعی ماس سے موٹا بناتا تاکہ اندر وہ اسمگلنگ کا سامان ڈال سکے، اور چہرے پر جلا ہوا ماسک ہوتا تھا جو بالکل اصلی لگتا تھا۔ ہر بار مختلف لڑکی ہوتی تھی، پر وہ اس طرح انہیں تیار کرتا کہ پہچاننا مشکل تھا، اور ان کے ذریعے عربی انسانی جسم کے مختلف حصوں کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ وہ لڑکی جس نے مجھے نمبر دیا تھا وہ بھی ایجنٹ تھی جو مشکل سے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم عربی کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو، تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اس بار ناپ لینے جاؤ تو اس لڑکی کو تمہیں فون دینا ہوگا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ پہلے میں نے انکار کرنا چاہا تو اس آدمی نے کہا کہ اس شیطان کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو، ورنہ وہ یہ گھنونا کام جاری رکھے گا۔ وہ مجھ سے اس لیے مدد مانگ رہا ہے کہ عربی کے گھر تک صرف مجھے رسائی حاصل تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ایک شرط پر تمہاری مدد کروں گی، اور پھر اس نے میری شرط مان لی۔ میں اگلی بار ناپ لینے گئی تو چھپا کر فون لے گئی اور وہ فون اس لڑکی کے حوالے کر دیا جس کا میں ناپ لے رہی تھی۔ یہ سب میں نے بڑی صفائی سے کیا تھا۔ اس کام کے بعد اس ایجنٹ نے شرط کے مطابق مجھے پاکستان بھجوا دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ عربی پکڑا گیا ہے۔ تایاب اس طرح مرگ پر پڑے تھے، انہیں میرے شوہر نے میرے مرنے کی اطلاع دی تھی، حالانکہ میں زندہ تھی۔ مجھے دیکھ کر تایابو رو پڑے اور پھر وہ ساری جائیداد میرے نام کر دی جو میرے ماں باپ کی تھی۔ میرے شوہر کو جب یہ خبر ملی تو وہ واپس آ گیا۔ اب یہاں کی مالک میں تھی۔ شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور بہانے بنانے لگا، پر ایسے آدمی پر میں دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شوہر سے طلاق لے لی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جو کچھ میرے حصے میں آیا میں نے اسے استعمال کر کے ایک سلائی اسکول کھول لیا اور لڑکیوں کو سلائی کڑھائی اور کوکنگ سکھانے لگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی لڑکی باہر جائے اور وہ خود سے کچھ نہ کر پائے۔ میں چاہتی تھی کہ لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، اور اس کے لیے میں دن رات کوشش کرنے لگی۔ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے پیدا کیا تھا اور میں اسی میں خوش تھی۔